आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। आज रोहित वेमुला का शहादत दिन है। क्या आप रोहित वेमुला को भूल गए? हैदराबाद यूनिवर्सिटी को भूल गए? उस आंदोलन को भूल गए? ऐसी स्थिति में जब रोहित वेमुला को आज तक न्याय नहीं मिला, महाराष्ट्र शासन ने एक अध्यादेश निकाला है कि ये जो SC/ST एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट है, उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। टेक्निकल क्या बातें हैं, एट्रोसिटी एक्ट में किस तरह से काम होता है, न्याय मिल पाता है या नहीं मिलता है, और कितने साल लगते हैं न्याय मिलने को, और ये प्रक्रिया और कितने साल हमें करनी पड़ेगी, इसी पर हम एक गंभीर चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता राहुल वानखेड़े जी है, एडवोकेट आकाश मून साहब है, और इस तरह की जो केसेस देश में होती है, हाल ही में दिलेश वाघमारे के साथ एक हादसा हुआ, उसकी मौत हो गई। इसी जातीय मानसिकता के कारण उनके परिवार के उनके चाचा राजेश वाघमारे जी भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। चर्चा करते हैं। बहुत गंभीर समस्या है और सालों से, हजारों सालों से ये दबा कुचला समाज इस तरह के अन्याय झेल रहा है। कहीं शुगर मिल में, कहीं खेतों में, कहीं झोपड़पट्टियों में, गांव में, कस्बों में, यहाँ तक कि जैसे हमने जिक्र किया रोहित वेमुला का। वानखेड़े साहब, आप कैसे देखते हैं? आज तो रोहित वेमुला का शहादत दिन है, बहुत बड़ा आंदोलन चला, उसके बाद फिर उसी मुद्दे पर स्टूडियो में चर्चा हो रही कि इस एक्ट का क्या होगा, न्याय मिलेगा या नहीं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सबसे पहले रोहित वेमुला जी को मेरा विनम्र श्रद्धांजलि। बात ऐसी है कि जो एट्रोसिटी एक्ट 1989 में आया है, वो इसलिए आया कि कलम 17 जो है, जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करती है, और जो 21 है, कलम 21, जो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ का गारंटी देती है। तो ये दोनों का इम्प्लीमेंटेशन जहां तक SC/ST है, तो इस SC/ST ना सम्मानजनक रूप से जी सकते थे, और ये हर वक्त ये जो उच्च जातीय लोग थे, इनके जातीय आतंक के शिकार होते थे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, और जो जातीय आतंक करते थे उनको सजा दिलाने के लिए कानून आया। मगर ये कानून जब 1989 में आया और उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ, तो इस कानून को इम्प्लीमेंट ना किया जाए, इसलिए सारी व्यवस्था कार्यान्वित हुई। दूसरी बात इसमें ऐसी हुई कि इस कानून में बहुत फ्लॉस थे शुरू में, उसके बाद में उसमें बहुत सारी तब्दीली आई। मगर मैं आपको बताता हूं कि ये कानून ये कमजोर कानून है। इसलिए कमजोर है कि इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन का इतिहास हमने अगर देखा तो NCRB की जो रिपोर्ट है, तो NCRB की रिपोर्ट ये कहती है कि सिर्फ 10% ही FIR फटते हैं, 90% FIR फटते नहीं। क्यों? कि जब ये जातीय आतंक के शिकार जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो पुलिस वाले उनको डरा धमका के भेज देते। एक तो पहली बार जाते नहीं, क्योंकि जो जातीय आतंक का यहाँ जो जातीय आतंक पनप रहा है, वो उन दबंग लोगों के कारण पनप रहा है जो सत्तासीन है, जो सत्ता में बैठे, जो पैसे वाले हैं, और ये हरदम चाहते हैं कि ये दबा कुचला समाज हरदम उनके दहशत में पले, हरदम उनका गुलाम रहे। और ये गुलाम रखने की जो प्रक्रिया है, ये सालों से चल रही है, और ये धार्मिक आधार है उसको। यानी जैसे तुलसीदास कहते हैं, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। ताड़न का मतलब क्या होता है? उसको गुलाम रखो, उसके ऊपर अन्याय करो, अत्याचार करो। और जिस तरह से मैं तो ये बोलता हूं कि इस देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, मगर संविधान के तहत ये देश सिर्फ 10% चलता है। 90% देश मनुस्मृति के इस पे चलता है, कानून पे चलता है, मनुस्मृति की मानसिकता से चलता है। और ये मनुस्मृति की मानसिकता है कि किस पे अत्याचार हो रहा है, किस पे अन्याय हो रहा है, कि जो आवाज उठा रहा है, जो अपना अस्तित्व बता रहा है, जो कुछ प्रगति कर रहा है, जो चाहता है कि इनकी जो दहशत है, ये दहशत जो अमान्य कर रहा है, उनके ऊपर ये अन्याय अत्याचार, जो इनको शरण जाते उन पर अन्याय अत्याचार नहीं होता। जो अपना विकास चाहता है, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जो स्वाभिमान से जीना चाहता है, उसके ऊपर ये अन्याय अत्याचार करता है। क्यों? कि अगर वो स्वाभिमान से जिया, वो अपने अस्तित्व को लेकर जिया और वो आगे बढ़ा, तो उसकी देखा देखी करके बाकी लोग जाएंगे,
वो समाज आगे बढ़ेगा। फिर इनके खेत कौन जोतेगा? मैं आपको रोकूंगा क्योंकि ये सोशल एस्पेक्ट है, इस पे टेक्निकल भी बात होनी चाहिए। मैं एडवोकेट आकाश मून जी के तरफ जाऊंगा। एडवोकेट साहब, जिस तरह से बात हो रही कि मनुस्मृति के हिसाब से चल रहा है, संविधान 10% लागू है, आप टेक्निकली इस पर देखते हैं, ऐसे केसेस देखते हैं, बहुत सारे केसेस में आप अभी भी कोर्ट में वो केसेस चल रही है। एक न्याय की जो भावना होती है, जो पुलिस स्टेशन से शुरू होती है, क्योंकि जब भी ऐसी घटना होती है तो जो लोग रहते हैं वो पुलिस स्टेशन सबसे पहला उनका जरिया होता है न्याय के लिए जाने का। और ये अध्यादेश जो आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक्ट कमजोर हुआ है, क्या हो क्या रहा है इस अध्यादेश से? सबसे पहले तो आज रोहित वेमुला जी का शहादत दिन है, तो मैं पहले उनकी स्मृति को अभिवादन करता हूँ। और आज जो हम इस डिबेट में बैठे हैं, बेसिकली ये जो आप कह रहे हैं कि जो अध्यादेश आया है, अध्यादेश नहीं आया है, प्रपत्रक है। हाँ, एक लेटर है जो गृह मंत्रालय है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उन्होंने पुलिस महासंचालक को एड्रेस किया है। और उस प्रपत्रक में, ये अधिसूचना भी नहीं है, प्रपत्रक है, और इस प्रपत्रक में कहा गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन के जो अधिकार है, तहकीकात के जो अधिकार है एट्रोसिटी एक्ट के अंदर, SC/ST एक्ट के अंदर, उस तहकीकात के अधिकार जो है वो पुलिस उप अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त इनको है। यानी एट्रोसिटी एक्ट के अंदर जो भी केसेस घटती है, जो भी केसेस होती है, वो केसेस का इन्वेस्टिगेशन करने के जो अधिकार है वो उच्च अधिकारी यानी पुलिस उप अधीक्षक और पुलिस उपायुक्त इनको दिया हुआ है। यानी अगर गांव में घटना घटित होती है तो पुलिस उप अधीक्षक, और अगर शहर में घटना घटित होती है तो पुलिस उपायुक्त, इनको तहकीकात के अधिकार दिए हुए हैं। तो इन अधिकारों को उनसे निकालकर पुलिस इंस्पेक्टर की रैंक या पुलिस सब इंस्पेक्टर की रैंक, इन रैंक को वो इन्वेस्टिगेशन के अधिकार, एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर होने वाले इन्वेस्टिगेशन के अधिकार देने के संबंधित सूचना को जो है, उस सूचना को अप्रूव करने का काम उस लेटर में किया गया है। लेटर में बोला गया है कि आपने जो सूचना करी है उस सूचना पे हमारा मत जो है वो सकारात्मक है, और इसी कारण आप हमें इसे अधिसूचना में सुधारना में परिवर्तित करना है, और इस कारण आप हमें इसका प्रारूप, इसका ड्राफ्ट हमें सबमिट करें और हम इस बारे में सोचेंगे। इस तरीके का वो प्रपत्रक है। और वो पत्रक अगर आप देखेंगे तो वो होम मिनिस्ट्री से साइन हुआ पत्रक है, उससे किसी भी तरीके की सुधारना अभी नहीं होती। बेसिकली ये जो एट्रोसिटीज एक्ट है, जिसको अनुसूचित जाति जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा हम बोलते हैं, आप अगर इसका प्रारूप देखें तो ये जो एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाया हुआ एक्ट है, ये पार्लियामेंट में पारित हुआ एक्ट है, ये स्टेट एक्ट नहीं है, ना स्टेट की विधिमंडल में पारित हुआ या बना हुआ एक्ट है। इस कारण से स्टेट गवर्नमेंट को इस एक्ट के किसी भी प्रावधान के बारे में सुधारना के संदर्भ में या अमेंडमेंट के संदर्भ में किसी भी तरीके की टिप्पणी करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वो टिप्पणी करते भी हैं और वो अगर सुधारना चाहते भी हैं तो वो सुधारना कर नहीं सकते, वो उनका विषय नहीं है, वो केंद्र का विषय है। तो इस विषय को जो है वो केंद्र डील करेगा। अगर सुधारना लानी भी है वो किसी भी तरीके की हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो सुधारना करने के अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के हैं। उस बारे में विधिमंडल, महाराष्ट्र सरकार का विधिमंडल या महाराष्ट्र सरकार या उनके अंतर्गत काम करने वाले होम मिनिस्ट्री या अन्य जो विभाग हो गए, उन्हें इस तरीके का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो प्रपत्रक लाया गया है ये एक तरीके से जो महाराष्ट्र में जो दबा कुचला जो शोषित समाज है, इस समाज के अंदर एक संभ्रम निर्माण करने के लिए, एक डर निर्माण करने के लिए, और किसी तरीके से इस समाज की जो उभरती हुई आवाज है या चढ़ती हुई जो स्केल है आवाज का, उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए ये किया जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में हमने देखा था कि हमने ये सोचा था कि 2014 की सरकार गिरने के बाद जब नई कोई सरकार आएंगी तो वो सरकार कम से कम दलितों के या शोषित समाज के जो भी विषय हैं, जिन विषय के ऊपर किसी भी तरीके का न्याय मिला नहीं है,
उन विषयों में हाथ डाल के थोड़ा न्याय देने की कोशिश करेगी, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। स्कॉलरशिप की समस्या वही है, अशिक्षा वही है, जो अलग अलग और अनेकों विषय हैं, जैसे सर्विस रिलेटेड विषय है, नौकरी के संदर्भ में विषय है, एजुकेशन के संदर्भ में विषय है, प्राइवेट सेक्टर के विषय है, बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप के विषय है, स्कूलों में जो बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए उसके विषय है, आश्रम शालाओं के विषय है, SC/ST के हॉस्टल्स के विषय है। ऐसे अनगिनत विषय हैं जिन विषयों में सरकार हाथ ही नहीं डालना चाहती। तो अब क्या करें, इनके हाथ में तुनतुना दे दो, ये भी आंदोलन करते रहे, होना जाना कुछ नहीं इसमें। अगर ये कोशिश भी करते विधिमंडल में, तो विधिमंडल में इस तरीके की सुधारना जो है वो नहीं हो सकती। अगर एक जनरल एक्ट होता, यानी अगर एक जनरल कानून होता, यानी समझिए कि अगर इंडियन पिनल कोड होता, भारतीय दंड संहिता होती, तो एक तरीके से स्टेट ने एक अपना एक अलग लेजिस्लेचर उसमें बना लिया होता। लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये विशेष कायदा है, विशेष परिस्थिति में बना हुआ कायदा, इसलिए इसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस जो है वो जब तक आपको केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिलती, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मंजूरी नहीं मिलती, तब तक आप इसमें किसी भी तरीके का सुधार जो है वो ला नहीं सकते, वो सकारात्मक हो या फिर वो नकारात्मक। बिल्कुल एडवोकेट साहब, मैं रोकूंगा आपको। राहुल जी, जैसे एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि इससे तो कुछ होगा नहीं और ये अध्यादेश नहीं है, परिपत्रक है, मगर स्टेट को ऐसे परिपत्रक निकालने की क्या जरूरत है? एक तरफ हम बोल रहे हैं कि ये स्टेट जो है महाराष्ट्र, ये फुले शाहू अंबेडकर विचारधारा का स्टेट है। यहाँ जो महाअघाड़ी सरकार है वो भी कहती है कि हम फुले शाहू अंबेडकर और सबको लेकर चलने वाले सरकार में से एक है। आपको क्या लगता है कि इस सरकार की क्या मंशा है दलितों, शोषितों और पिछड़ों के लिए इस तरह के अध्यादेश निकालने की कोशिश करना? ये कोशिश करना भी एक आप में जातीयता मानसिकता नहीं दिखा रही है? कैसा है कि ये जो सरकार चल रही है और सरकार में जो नुमाइंदे बैठे, ये अमीर मराठों की सरकार, और जहां तक हम गए 40 साल से देख रहे हैं महाराष्ट्र के राजनीति को, तो कोई भी पार्टी की सरकार आए, 170 घरानों के अंदर में ये सरकार घूमती, तो वही घराने आज भी काम कर रहे हैं, वही घराने बीजेपी शिवसेना की सरकार थी तब भी काम करते थे। अब ये घरानों का एक ऐसा उसूल है कि हम हर जगह पे हमारा प्रभाव होना चाहिए, हम कुछ भी करें, हम किसी पे अन्याय करें, अत्याचार करें, कुछ भी करें, बलात्कार करें, किसी के खेत जलाए, किसी के घर जलाए, मगर हमको कानून ने भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चाहिए। और ये मानसिकता को लेकर हम जो देख रहे हैं, अब मैं जो ये पढ़ रहा हूँ, ये पूरे केसेस जो देख रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर में सबसे ज्यादा एट्रोसिटी के केसेस में मराठा समाज और कुणबी समाज सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, और ये समाज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल है और ये पॉलिटिकल रूलिंग क्लास है। तो इसी समाज में जैसे 12 बलूतेदार अपन देखते हैं, ओबीसी के बाकी जातियां देखते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। तो अब उनकी सरकार है, अब उनको क्या चाहिए? हम जैसे वकील साहब ने बोला कि भाई उनको कोई अधिकार नहीं, तो अब वो क्या कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला कि जैसे प्रश्न है, कई प्रश्न है, जैसे हमने यहाँ के SC/ST ने दौड़ दौड़ के वोट दिया कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को, कांग्रेस राष्ट्रवादी, जैसे आप बोल रहे हैं कि हम फुले शाह अम्बेडकर विचार पे चलने वाले, तो ये विचार सिर्फ शब्दों में, कृति में नहीं। अगर कृति होती, जैसे बताया गया है कि स्कॉलरशिप के सवाल है, बाकी के सवाल है, कि जो बजट बनता है हमारा 3,65,00,000 करोड़ का बजट है महाराष्ट्र का, तो गवर्नमेंट का कानून है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि भाई 7.5% जो पैसा है उसमें का ये ST को जाना चाहिए, और 13.5% पैसा जो है वो SC को जाना चाहिए उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। तो हम ये कैलकुलेट अगर करें तो कम से कम 48,000 करोड़ रुपया ये SC को आना चाहिए, और 24,000 करोड़ रुपया ST को जाना चाहिए उनके विकास के लिए। ये वो ST को 5,000 करोड़ दे दिए और 9,000 करोड़ SC को दे दिए, और वो भी दिए नहीं, कागज के ऊपर है। फिर वहां से समस्याएं चालू हो गई, तुम्हारे आश्रमशाला की समस्या चाहे, स्कॉलरशिप की समस्या चालू हो गई, हॉस्टल की समस्या चालू हो गई। ये सारी समस्याओं का जो जड़ है, वो जड़ ये है कि इनको अन्यायग्रस्त रखो, इनको हरदम वंचित रखो, वंचित में काफी ब्रॉडली बोल रहा हूं, सभी मायने में वंचित रखो, तो ये अपने पीछे लगू रह के हमारे साथ चलेगी। क्योंकि क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं
कि इनकी राजनीतिक खेती जो है सवर्णों की, क्योंकि चारों पार्टी देखो, चारों पार्टी, तो चारों पार्टी के कर्ता धर्ता सवर्ता चालक मालक ये उच्च जाति है। एक भी पार्टी का चालक मालक कर्ता धर्ता सवर्ता SC ST OBC नहीं है। तो SC ST OBC इनको इनकी राजनीतिक खेती पकाने के लिए, राजनीतिक खेती करने के लिए ये राजकीय मजदूर चाहिए। और राजकीय हम जैसे अभी देखेंगे कि 54 लोग अंदर बैठे SC ST के, SC के 29 है, 25 ST के, एक भी वर्ड नहीं बोलते, जबकि वो प्रतिनिधित्व करते हैं ना। रिजर्वेशन है ST का, इसलिए आपके चुन के है, SC का रिजर्वेशन इसलिए आप चुन के है। या तो दो मंत्री बैठे हैं बड़े बड़े पद पे, ये नहीं बोलते। अरे भाई, आप SC का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो ना। जो आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण इसलिए है कि उनके नुमाइंदे वहां जाकर उनके प्रश्न जो है या उनकी जो तकलीफें है या उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। वो तो खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए। तो ये जो डेमोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी है। ये कोई डेमोक्रेसी है? हिपोक्रेसी है। सिर्फ मतदान होना या 5 साल के बाद में इलेक्शन होना, इसको डेमोक्रेसी नहीं। जो व्यवस्था लॉजिक के ऊपर चलती है, विचार के ऊपर चलती है, इंसानियत के ऊपर चलती है, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो हम जो देख रहे हैं कि इनको क्या चाहिए, इनको कानून के तौर पे संरक्षण चाहिए। कानून के तौर पे तो संरक्षण चाहिए। मैं दूसरी एक बात बताता हूँ कि ये जो, मैं इसको एट्रोसिटीज नहीं बोलता हूँ, ये टेररिज्म है, कास्ट टेररिज्म। ये कब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम एंटी टेररिस्ट एक्ट के मुताबिक एंटी कास्ट टेररिज्म एक्ट नहीं बनाओगे। एट्रोसिटी तो कुछ होने वाला नहीं, ये बोगस कानून है। चलो मान लेते हैं कि इस तरह के इसमें आपको बताता हूँ, एक मिनट, कि इसके अंदर में जो शिक्षा यानी जुडिशियल जिसको शिक्षा दे रही, कानूनन शिक्षा हो रही, वो 0.01%। ऐसा मेरे को तो कोई कानून नहीं दिख रहा इंडिया में कि जिसके तहत होने वाली घटनाओं में, अत्याचारों में इतना कम लोगों को ये हो रही है, शिक्षा हो रही है, ये इतना कम सजा हो रही है। ये सजा का इतना कम होना, ये अपने आप में। अच्छा, दूसरी एक बात बताता हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें कि IPC बनी, जब साहब ने बताया IPC बनी, तो IPC के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक FIR फटा, तो FIR फटने के बाद में जिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करना है, वो इन्वेस्टिगेशन अगर बराबर नहीं करता है, उसको मालूम है कि ये एविडेंसेस है, ये गवाह है, तो वो क्या करता, वो अपने हाथ गीले करके पैसे लेकर या इन्फ्लुएंस से वो सबको खत्म करता और केस कमजोर करके कोर्ट के सामने रख देता। कोर्ट तो अंधा है, जो रखेगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, उसके ऊपर जजमेंट देगा। बिल्कुल हमारे साथ आगे एक ही मिनट बोल रहा, एक ही मिनट। तो मेरा कहना ऐसा है कि IPC के अंदर में, ये IPC बनाया अंग्रेजों ने, पुलिस थी अंग्रेजों की, अंग्रेजों ने पुलिस को पूरा प्रोटेक्शन दिया। हमारा कहना यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अगर उसने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं किया तो उसको दंडित होना चाहिए। ये कानून जब तक नहीं बनेगा, देखो, ये कानून जब तक नहीं बनेगा कि भाई FIR फटा, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, सब सारे ये है आपके सामने में, और आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर, और ये अब सामने आएगा तो उसको दंडित होना चाहिए, उसको भी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, सजा की बात तो आप कह रहे हैं। हमारे साथ तो ये स्टूडियो में राजेश जी बैठे हैं जिन्होंने इसको भोगा है, उनके घर के एक व्यक्ति को उन्होंने गवाया है। आप जिस तरह से उसको टेररिज्म एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो एक्ट है उसके तहत क्या होता है, खुद अनुभव यहाँ पर लेकर बैठे हैं पुलिस स्टेशन में, क्या होता है। राजेश जी, जब इस तरह से आप पुलिस स्टेशन गए, आपके साथ ऐसी घटना हुई, आपके परिवार के साथ घटना हुई, तो आपको क्या लगा कि पुलिस आपके साथ है? कितना उन्होंने मदद किया और कितना आपको समझने की कोशिश की? नहीं सर, ऐसी कुछ मदद नहीं की है सर। और सर 6 तारीख को ये घटना हुई थी सर। उसके बाद तो यानी गए हम लोग वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, दूसरे 7 तारीख को भी गए, तो इन्होंने कोई रिप्लेक्स नहीं दिए थे सर। और वहाँ पे तो किसी को यानी जो मर्डर वाले है सर, जो मारने वाले, उनको एक ही आदमी को अरेस्ट किए थे सर। और मामला पूरा ठंडा कर दिए थे सर उसके बाद कि नहीं, वो एक ही आदमी है। हम लोग भी जाते थे सर पुलिस स्टेशन में, तो एक ही आदमी है करके बोल रहे थे सर। नहीं, इसमें एट्रोसिटी एक्ट लगाने के लिए उन्होंने कितना वक्त लगाया? 5-6 दिन लगाया सर। 6 दिन लग गए।
और उसके बाद पुलिस का कोई सपोर्ट रहा आपको? सपोर्ट रहा ही नहीं सर उसमें कोई सपोर्ट नहीं रहा? नहीं सर। फिर हमारे सर संता सैनिक यहाँ पे आए सर हम लोग, और सर आज इंडिया की इससे ही फिर वो 16 तारीख को हुआ सर। उसके बाद थोड़ा यानी 1-2 जने को किए थे सर फिर arrest। वो तो वैसे ही है सर, वो एक माकिया करके था, उसने गवाह देने के बाद भी उन्होंने कुछ अंदर नहीं किए थे सर। गवाही देने के बाद भी उसने कि ये भी थे करके उसका गवाह था, तब भी वो आरोपी को गिरफ्त नहीं किए थे सर। बिल्कुल। आकाश जी, इस केस को भी आपने नजदीक से देखा है, हमने भी देखा है कि घटना 6 तारीख की 16 तारीख तक उसको अरेस्ट भी नहीं, उसका एफआईआर नहीं, और जब प्रेशर होता है तब एफआईआर हो जाता है। ये कानून जो है, अध्यादेश जो निकला वो ठीक है, उसका कानून में रूपांतर होगा वो केंद्र की बात है, लेकिन अभी जो एक्ट है उसमें भी इस तरह की जो है उसको बोलेंगे कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस कानून को और कड़ा कैसे किया जाए? जैसे कि राहुल सर कह रहे हैं कि उसको एंटी कास्ट टेररिज्म एक्ट, ऐसा कोई कड़ा कानून हो जाए कि जो ऑफिसर उसमें ढिलाई बरत रहा है उसको भी आरोपी करके ले लिया जाए। नहीं, सवाल ऐसा है कि अगर आप कानून पढ़ोगे पूरी तरीके से तो आपको ध्यान में आएगा कि ऐसी कोई प्रोविजन उस कानून में छूटी नहीं है जिससे विक्टिम को सही तरीके से न्याय दिलाया जा सके। यानी अगर उस कानून का पूरी शिद्दत से अगर पालन होता है, अगर उस कानून को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ना सिर्फ विक्टिम की सुरक्षा होगी, ना सिर्फ क्राइम रेट जो है SC/ST के अगेंस्ट जो क्राइम होता है वो कम होगा, ना सिर्फ जो जिम्मेवार पुलिस ऑफिसर है जो अपना कर्तव्य इस जो केसेस होती है उसमें अगर अच्छे से वो फुलफिल नहीं करता है या अपना काम नहीं करता है, अपना ड्यूटीज नहीं करता है, तो उसको भी शिक्षा देने का प्रावधान जो कलम 4 है इस कानून की उसमें दिया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन का अगर हम पार्ट देखें इस कानून को, तो इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफी धीमा है। सवाल ये है कि इस कानून को देखने का जो दृष्टिकोण है उस समाज का जो SC और ST में नहीं आता, उसमें वो भी समाज आता है जो हिंदू नहीं है, हिंदू के अलावा भी जो अन्य समाज है, जो अन्य धर्म है, वो भी उसी कानून को उनका देखने का, जब आप उनसे बात करेंगे उनके देखने का जो नजरिया है वो दोषपूर्ण है। यानी उनको ये लगता है, एक थोड़ा बहुत अगर मैं आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि उनको ये लगता है कि ये कानून जो है ये अननेसेसरी प्रोटेक्शन दिया गया है शेड्यूल ट्राइब को, इनके ऊपर ऐसा कुछ अन्य अत्याचार होता नहीं है, ये सब केसेस जो है ये बनावटी होती है, और इन बनावटी केसेस को एक पॉलिटिकल रंग देने के लिए जो है इस कानून को लाया गया है। इस तरीके से जो है बातें की जाती है, और इसमें सिर्फ हिंदू ही बात करता है या उच्च वर्णीय ही बात करता है, ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की मानसिकता है। दूसरा सवाल ऐसा है कि इस कानून को लाने के पीछे का जो दृष्टिकोण या धारणा थी वो काफी पवित्र थी। धारणा ये थी कि कानून इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि SC/ST पे होने वाले जो अन्याय अत्याचार का जो प्रमाण था वो काफी हायर साइड है। दूसरी चीज, उनको ना सिर्फ उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, लेकिन जिस तरीके से होता है, उनके बॉडी को डिफाइल करना, उनके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काट के अलग अलग तरीके से उनका इंसल्ट करना, यानी मरने के बाद भी उनका इंसल्ट किया जाता है, उनके यानी अलग अलग तरीके से। अगर आप देखोगे कि किस तरीके के ऑफेंसेस नैरेट किए हुए हैं उस कानून में, तो आपको पता चलेगा कि केस निकालना, जबरदस्ती वोटिंग करने लगवाना, खेती ना करने देना, मुंह पे थूकना, जो है कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की महिला है तो उसको एक अपनी संपत्ति समझ के उसका शोषण करना, इस तरीके के यानी 18 से 19 प्रकार के ऑफेंसेस दिए हुए हैं जिसमें जो है आरोपी को शिक्षा हो सकती है। और ये हमने हमारे आंखों से, अभी इतने सालों से हम लोग एट्रोसिटी के केसेस में काम कर रहे हैं, सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, हम देखते हैं कि ऐसी चीजें आमतौर पर होती रहती है SC/ST के साथ। लेकिन दृष्टिकोण देखिए कि यहाँ की स्थानिक पुलिस, यहाँ के जो उच्च अधिकारी है या पुलिस को छोड़ दे, आप स्टेट का भी नजरिया देखें तो अगर विक्टिम है, उसके साथ अगर अन्याय हुआ है और अगर वो स्पेशल एक्ट में कवर्ड है, तो स्पेशल एक्ट के जो सारे प्रावधान हैं उन प्रावधानों का सही तरीके से अमल होना चाहिए, जो कि होता नहीं है। और वो इसलिए नहीं होता,
इसमें सिर्फ पुलिस का दोष मैं नहीं समझूंगा, इसमें सिर्फ स्टेट मशीनरीज का दोष भी मैं नहीं समझूंगा, इसमें दोष उन व्यक्तियों का भी है, उस समाज का भी है जो ये इतना बड़े पैमाने पे अन्याय अत्याचार होने के बाद भी जागरूक नहीं होते, उनके हक और अधिकारों के बारे में बोलते नहीं, उस बारे में किसी भी तरीके का वो आग्रह नहीं करते। यानी बाबा साहब अंबेडकर जी जब गांवों में जाते थे तो उनको हमेशा ये शिकायत मिलती थी कि किसी दलित का घर जलाया गया, किसी दलित को मारा गया, किसी को काट के फेंका गया, किसी को पानी नहीं पीने दिया जा रहा है। तो बाबा साहब हमेशा एक उदाहरण देते थे और वो उदाहरण रहता था मुस्लिम समाज का, कि मुस्लिम समाज का अगर एक भी घर है गांव के अंदर, फिर भी उस घर पे या उस घर पे रहने वाले लोगों पे कभी भी किसी तरीके से जबरदस्ती नहीं होती, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर हमने इनको कुछ भी किया तो पूरा मुस्लिम समाज जो है वो अन्याय करने वालों के खिलाफ हो जाएगा। तो इस तरीके का जो डर, इस तरीके की जो सोशल एफिनिटी है, वो कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ी तरीके से अलग अलग कारणों से विलुप्त होती जा रही है, मैं तो कहूंगा। और उस वजह से हो ऐसा रहे हैं कि करप्ट लोग ज्यादा हो रहे हैं समाज के अंदर, और वो इस समाज के मूलभूत अधिकारों को खाने का काम कर रहे हैं दिन ब दिन। तो सबसे बड़ी गलती मैं बोलूंगा, समाज के अंदर जो पॉलिटिकल और सोशल यानी सामाजिक और राजनीतिक जो उदासीनता है, वो इसके लिए बड़े तौर पे जिम्मेदार है। अगर कोशिश करें, मैं जानता हूं, क्योंकि अगर स्टेट को मेरे सर पे लेता हूं तो मैं उनको नचाता भी हूं और मैं वो करवाता भी हूं जिसकी आवश्यकता उस केस में है। ये करने का जज्बा तो होना चाहिए। अगर ये करने का जज्बा ही नहीं है तो आपको सोने के थाली में भी वो एक्ट परोस के देंगे, फिर भी आप उसका कोई उपयोग नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी आप कितनी इस भूमिका से सहमत है? क्योंकि देखिए, जैसे कि जिक्र हम कर रहे थे चर्चा के पहले चाय लेते लेते, मनोरमा कामले से लेके हम लक्ष्मणपुर बाथे देखे हैं, हमने इतना बड़ा खैरलांजी देखे, इसके बाद हमने भीमा कोरेगांव देखे, इसके बाद एक विक्टिम तो हमारे स्टूडियो में बैठे हैं कि पूरे गांव के लोगों ने उनकी हत्या कर दी और सिर्फ 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, वो भी 16 दिन लगे, उसको भी समाज को प्रेशर। और ये समाज के प्रेशर की बात आ रही है, जैसे एडवोकेट साहब कर रहे हैं कि समाज को कोई चेतना नहीं है। समाज को अगर सोने की थाली में भी एक्ट परोस के दिया जाए तो ये एक्ट उनके कुछ काम का नहीं। इससे आप सहमत है? नहीं भाई, इनसे पूरा सहमत नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर कोई एफआईआर फट रहा है या कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या छोटी मोटी उसे शिक्षा हो रही है या ये हो रहा है, जुडिशरी से उसको कुछ पनिशमेंट हो रही है, तो इसके पीछे में समाज का आंदोलन। क्यों? कि अगर समाज ने आंदोलन नहीं किया तो खरलांजी में उन लोगों को अभी तक कुछ हुआ भी नहीं, तो छूट गया रहता। जैसे इनके केस में भी लोगों ने आंदोलन किया, समाज ने समता सलीम आंदोलन किया, बाकी लोगों ने भी आंदोलन किया। इनका कहना जो है मोहन जी का, तो उसमें मैं एक चीज से उनसे सहमत हूँ, वो ऐसी है कि ग्रेजुअली कम हो रहा है। ग्रेजुअली क्यों कम हो रहा? उसकी वजह ऐसी है कि हमारे समाज में राजनीतिक लोग या सामाजिक लोग कुछ दलाल पैदा हुए। वो दलाल क्या कर रहे हैं कि ऐसी केस में हाथ डालते, पब्लिसिटी ले लेते और फिर उनसे जाकर मिल जाते। ये हम 40 साल से देख रहे हैं। और इससे क्या हो रहा कि ऐसी समाज में ऐसे दलालों की बहुत चलती हुई, बहुत हर जगह में ऐसे दलाल, मगर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और सब जानते हैं कौन क्या किसके हाथ में कहा उसने अपना हाथ गीला किया है, सबको मालूम। तो इसके कारण क्या होगा, जो ईमानदारी से लड़ रहे, जो ईमानदारी से लड़ते, जैसी खरलांजी की है लड़ाई, ये तो काम करने वाली जो महिलाएं थी हमारे समाज की, जो झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन मांजती थी, जो ऑटो वाले हमारे भाई लोग थे, जो पेंटिंग को काम को जाते, इन लोगों ने खड़ा किया हुआ आंदोलन। इसमें कोई जो नौकरी पेशा या जो इलिजेंट क्लास है अम्बेडकरी समाज का, वो इन्वॉल्व नहीं था। उन लोगों ने खड़ा किया आंदोलन, और उसके कारण आज जो भी है कि नीचे के कोर्ट में फांसी हुई, हाई कोर्ट के अंदर जन्मठेप हुई, अभी सुप्रीम कोर्ट में वो मामला है। अगर ये समाज लड़ा नहीं होता तो मैं आपको लिख कर देता हूं, उस केस में किसी को कुछ नहीं होता। क्योंकि वहां दो तीनों चीजें, इनके दूसरे चीज से मैं सहमत ऐसे होगा कि हमारे जो ऑफिसर है, जो वहां बैठते हैं, जिनके हाथ में कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो भी अपने कर्तव्य के प्रति और समाज के प्रति वफादार नहीं है। वही खरलांजी का उदाहरण दूंगा। खरलांजी में जो पीआई था वो भी शेड्यूल कास्ट था,
भले कोई समाज को, मगर वो शेड्यूल कास्ट था। वहां का जो एसपी था सागर, जो खोबरागढ़े का सागर बना, वो भी अम्बेडकरी समाज से था। वहां का जो सिविल सर्जन था रामटेके, वो भी अम्बेडकरी समाज से था। वहां की जो पुलिस प्रोसिक्यूटर थी लीना गजबी, वो भी अम्बेडकरी समाज से थी। इन सब लोगों ने मिलकर वो केस का पूरा सत्यानाश कर दिया। दूसरी बात ये भी बता था, तब हमारे जो अभी ऊर्जा मंत्री है ना, वो राज्य मंत्री हुआ करते थे गृह विभाग, तो उसके ऊपर में उनके ऊपर सामूहिक बलात्कार होने के बाद में बलात्कार की कोई भी केस वहां रजिस्टर नहीं है, कोई भी केस रजिस्टर नहीं। क्यों नहीं है? बलात्कार होने के बावजूद। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने बताया स्पेशल एक्ट है। ओके, स्पेशल एक्ट के मुताबिक हर जिले के अंदर में वो स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए। अब मैं तो बताता हूं कम से कम 80% जिलों में स्पेशल कोर्ट है नहीं। दूसरी बात ऐसी है कि उसका एक स्पेशल अधिकारी होता है, उसको ओएसडी बोलते हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। वो एक ऑफिसर होता है स्पेशल इस चीज को देखने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नियुक्त किया हो। अभी कौन है मेरे को मालूम नहीं कि नियुक्त किया भी है कि नहीं, ये भी नहीं मालूम। मगर खरलान जी के वक्त रत्नाकर गायकवाड़ करके जो सीनियर आईएएस ऑफिसर था, वो कब आया मालूम है? जब पूरा आंदोलन अपनी परम सीमा के तब जाके हो जाके मिल रहा है। वो भी खुद अम्बेडकरवादी कहलाता था खुद। तो हमारे समाज के अंदर में एक दलित ब्राह्मण नाम का वर्ग खड़ा हो, मैं इसको दलित ब्राह्मण कहता हूं। ये समाज के हित के विरुद्ध का, ये खुद का हित चाहता है सिर्फ, चाहे फिर वो सरकार बीजेपी की रहे, कांग्रेस की रहे, शिवसेना किसी की भी रहे। हम सरकार के साथ में, उन मनुवादियों के साथ में, उन अत्याचार करने वालों के साथ में ये लोग मिलते हैं। और सामान्य लोग का जो फोर्स है, जैसे इन्होंने कहा कि ये कम होते जा रहा है। क्यों कम होते जा रहा? उसकी वजह यह है कि ये दलाल लोग क्या करते हैं, उसके अंदर का पूरा एसेंस निकाल लेते हैं। और एसेंस निकालने के बाद में हमको लगता था फांसी हाईकोर्ट में टिकी। फांसी इसलिए नहीं टिकी कि सिर्फ मर्डर केस सामने आए, बलात्कार की केस अगर सामने आए तो कैपिटल पनिशमेंट आखिर तक चला गया, था कि नहीं वकील साहब? तो ये बलात्कार की केस वहां हुआ ही नहीं, वो बाहर ही नहीं आई, बलात्कार 376 लगा ही नहीं। तो ये न लगाने के लिए जो वहां का सिविल सर्जन जिम्मेदार है वो अम्बेडकरी समाज से था, जो वहां का एसपी जिम्मेदार जो अम्बेडकरी समाज से था, इनके पाप है। बिल्कुल, मैं इस बात थोड़ा इसमें बिल्कुल जोड़ना चाहूंगा जी कि हम जो बात कर रहे हैं कि जब कोई घटना होती है तब हम आंदोलित हो उठते हैं। तो ऐसा लगता है कि आंदोलन जो है वो एयरली आंदोलन होकर नहीं होता है, वो आंदोलन इन एयर होता है कि स्पॉन्टेनियसली हम लोग आते हैं, जमा होते हैं, हमारे लोग प्रोसिक्यूट होते हैं, बाद में उनके ऊपर केसेस लगती है, बच्चों का जिंदगी खराब होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका आंदोलन स्ट्रेटेजाइज नहीं होता, आपके आंदोलन की कोई एक जो है एक ठहराव नहीं होता है उसमें, और आपके आंदोलन की कोई स्ट्रेटेजी, कोई विजन नहीं होता है। सवाल यह है कि जब हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, जब हमारे ऊपर जोर जुल्म होता है, तभी हम जो है कुछ लोग जो है वो उठते हैं, जो हमेशा ही उठते रहते हैं, और वो आके फिर रास्तों पे आते हैं, उनका प्रोसिक्यूशन होता है, फिर उनकी जो बची कुची जो ईमानदारी से लड़ने वाले लोग हैं उनकी लीडरशिप भी खत्म की जाती है सिस्टमेटिकली। सवाल ऐसा है कि ये ऐसे स्पॉन्टेनियस आंदोलन करने से नहीं होगा। आंदोलन जो है वो ना सिर्फ विधिगत आंदोलनों की बहुत जरूरत है। आंदोलन जो है सिर्फ रस्तों के आंदोलनों से फायदा नहीं होगा, रस्तों के आंदोलनों से फायदा होगा, प्रेशर बनेगा, लेकिन हमारा प्रेशर कब बनता है? जब हम पे अन्याय होता है। अन्याय ना हो उसके लिए प्रेशर बनाने का जो काम है वो यहाँ के जो है पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग हैं, उनका पहले काम बनता है। दूसरा, समाज में अगर आप जागरूकता निर्माण करो, जैसे एट्रोसिटी का कोई अगर मामला आता है किसी गांव में, किसी शहर में, किसी भी जगह पे, वो क्यों ना आए, लेकिन जिसके साथ होता है और जिसके साथ हुआ उससे संबंधित जो व्यक्ति है और उसका जो समाज है, उनको समझना चाहिए कि ऐसे मामलों में क्या किया जाए। अब सवाल ऐसा है कि इस तरीके की पाठशालाएं चलाने की जिम्मेवारी सामाजिक संगठनों की होती है जो उस समाज के लिए काम करती है। ऐसे पाठशालाएं हमारे गाँवों में, हमारे कस्बों में, हमारे शहरों में नहीं है, हमें एडमिट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर कोई भी चीज हमारे साथ होती है तो हम जो है सारा जो है जिम्मा जो है वो सरकार के ऊपर डाल देते हैं, इससे भी बात नहीं बनेगी। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हर चीज जो है, हर गुनाह जो होता है एट्रोसिटी एक्ट के अंदर, अगर स्पेशली हम इसी एक्ट के बारे में अगर बात करें तो इस कानून में वो हर प्रावधान है
जिससे आप ना सिर्फ विक्टिम का भला कर सकते हैं, ना सिर्फ इन गुनाहों को रोक सकते हैं, लेकिन एक सक्षम और अच्छा और मजबूत समाज भी बना सकते हैं। इस तरीके के सारे प्रावधान है। यानी अगर इनके घर के व्यक्ति की मौत हुई है तो ना सिर्फ इनको 8.5 लाख रुपए इनको मुआवजा मिलेगा, ना सिर्फ इनको जमीन मिलेगी, ना सिर्फ इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इनके सुरक्षा के लिए सारे तरीके का काम करने की जिम्मेवारी जो है वो सरकार की है, उस कंसर्न डिपार्टमेंट की। अगर वो नहीं करते हैं, सेक्शन 4 में आप उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि करने के लिए आपको उस तरीके का एक कैलिबर रहने वाला या कैलिबर होने वाला एक समाज चाहिए या एक संगठन चाहिए, जो आपके पास नहीं है। अभी हम हाल ही में एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा इन्हीं के केस में। जब हम इनके केस में गए थे तब पोजीशन ऐसी थी कि एक ही आरोपी था। जब हमने उनको टेक्निकली सारी चीजें समझ के बताई और उसके परिणाम बताए, उसके बाद उन्होंने और 6 आरोपी उसमें जोड़े। यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी केसेस है, जैसे कैलाश वाकड़े के केस में भी आप थे, उसमें आपने देखा कि हम जब यहाँ सक्सेसफुल नहीं है तो हम हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने वो टिप्पणी करी कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ है, फेयर नहीं हुआ है, ये होमिसाइडल डेथ है, सुसाइडल डेथ नहीं है, और इस वजह से इस केस का इन्वेस्टिगेशन जो है, ये हत्या का मामला लग रहा है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन सीआईडी ने करना चाहिए। इस तरीके के एक्सरसाइजेस, इस तरीके के काम करने वाले संगठन कितने हैं हमारे समाज में? अगर मैं बोलूं तो एक भी नहीं। इस विषय पे हमारा सारा कंसंट्रेशन पॉलिटिकल फोर्स पे होता है, लेकिन पॉलिटिकल फोर्स को निर्माण करने के लिए और उसे ईमानदारी से कार्यरत रखने के लिए आपको सोशल फोर्स की जरूरत होती है, जो कि समाज में बिल्कुल भी नहीं है। और दलित और स्पेशली नवबौद्ध समाज में आपको फोर्स नहीं मिलेगा। हजारों में हमने वकील पैदा किए हैं, हजारों में हमारे पास डॉक्टर्स है, हजारों सिविल सर्वेंट्स है, और यानी 13.5% में अगर अपन देखें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है महाराष्ट्र में सिर्फ, तो 9 से 10% हमें हमारा कंट्रीब्यूशन मिलेगा हर सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं। लेकिन उनका सोशल कंट्रीब्यूशन कितना है? डर कब पैदा होगा? जब उन्हें पता है कि नहीं यार, इस गांव में ये वकील है, अगर हमने इनके बच्चों को या इनके समाज के एक भी आदमी को हाथ भी लगाया तो हमें ये आदमी छोड़ेगा नहीं। डर ये भी रहना चाहिए कि नहीं, इनके हर गांव में इनका एक ऐसा संगठन है कि हम अगर आग भी उठा के देखें इनके औरतों की तरफ, तो ये ना सिर्फ हमारी आंख निकालेगा, लेकिन हमको शिक्षित भी करेगा कायदे से और कानून के माध्यम से। ये डर कहाँ है? गांव में आप देखिए, आपके बच्चे मैक्सिमम कहाँ जा रहे हैं? आपके बच्चे, आपकी महिलाएं, आपकी भगिनियां क्या कर रही है? आपने कभी उनके बारे में सोचा है कि वो किस तरीके से जिंदगी व्यापन करते हैं? उनके आप गांव में जाके देखिए तो आपको दिखेगा कि बच्चों के पास रोजगार नहीं है, बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, बच्चे व्यसनाधीन हो चुके हैं, महिलाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, घर में कुछ आपने उनको ऐसा कुछ रोजगार नहीं दिया, कुछ विजन नहीं दिया, कुछ एक कैरेक्टर किस तरीके से रखा जाए इस तरीके का कोई शिक्षा नहीं है। जिसको जिस तरीके से सही लग रहा है, जिसको दारू पीना सही लग रहा है दारू पी रहे हैं, जिसको झगड़ा करना सही लग रहा है झगड़ा कर रहे हैं। उनको जो वे ऑफ लाइफ देने की जो जिम्मेवारी जो हमारे कंधों के ऊपर दी हुई है, उसका हम व्यापन नहीं करते, उसको हम पूरा नहीं करते। और इस तरीके से जब भी कोई घटना होती है तो लोगों को पता ही नहीं होता करना क्या, लोगों के पास वे आउट ही नहीं होता। जब जैसे इनके साथ अगर घटना हुई तो इनको पता ही नहीं है पहले 2 दिन की करना क्या है उसमें। इनको बाद में कोई बोलता है की अरे एट्रोसिटीचा कलम लावलं का? नाही लावलं, ठीक आहे, मग एट्रोसिटीचा कलम लावलं पाहिजे। मग काय, मग त्याच्यामध्ये किती आरोपी होते, उसमें कितने आरोपी थे? नहीं, 5 या 6 आरोपी थे। फिर वो आए कि नहीं आए, चलो इस तरीके से एप्लीकेशन करो, दिखाओ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाओ, उसमें अरे ये तो 10 जख्म है इसमें और बड़ी बड़ी जो है इंजुरीज है, तो इंजुरी तो एक आदमी कर ही नहीं सकता, ये तो 6-7 आदमियों का काम है। ये बताएगा कौन? पुलिस को। पुलिस जो है उनको पता है कि उस केस को जो है खत्म करना है, वो उनका काम कर रही है। आप समझ के चलिए कि उनको खत्म करना है, लेकिन अगर आपको जिंदा करना है, अगर आपको जिंदा करना है तो आपको उनसे भिड़ना पड़ेगा और कानून के माध्यम से भिड़िए। अब देखिए, हम वहां जाते हैं या हमारी संगठनें वहां जाती है तो वो किस तरीके से पुलिस से बर्ताव करती है या बात करती है, आप उस पर कभी गौर करिए। कोई कानून की बात नहीं करता, कोई किस तरीके से इस केस को हम हैंडल करेंगे बात नहीं करता, उस केस की स्टडी भी नहीं होती है लोगों की।
यानी थोड़ी मिनिमम एक फैक्चुअल एस्पेक्ट क्या है केस का वो भी नहीं पता होता। तो हम हमारे देखिए हम संख्या में कितने भी हों लेकिन आपको पता ही नहीं कि इस संख्या के बल पे आप अपना राज कैसे ला सकते हो, तो आपकी संख्या का कोई उपयोग नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी मैं आपकी तरफ आऊंगा। चर्चा दोनों की आपने सुनी। जैसे कि राहुल सर ने कहा कि दलाल समाज में पैदा हुए हैं और वो केस को खत्म करने की कोशिश होती है, यंत्रणा पुलिस यंत्रणा तो करती है और गांव के लोग भी साथ में नहीं आते, इसका अनुभव आपको आया। जिस तरह से राहुल जी ने कहा कि कुछ दलाल भी है जो केस को कमजोर करने की, आपके तरफ कोई आया कि क्यों आपने ऐसा समता सैनिक दल को बुलाया, इनको क्यों बुलाया, पुलिस तो बराबर काम कर रही थी, ऐसा घटना आपसे अपने ही समाज के लोगों से कुछ इसका मिला है आपको बैकअप? नहीं सर ऐसा तो नहीं मिला। हाँ सर वो पुलिस इन्वेस्टिगेटर ने कर रही थी इसलिए हम लोग फिर सर के साथ समता सैनिक के साथ मिल रहे थे सर। बिल्कुल। और फिर आपके आवाज इंडिया के साथ आए तब उन्होंने थोड़ा किया। अभी क्या लगता है आपको कि ये जो सामाजिक फोर्स आपके साथ जुड़ी उसके बाद कुछ न्याय की आपको उम्मीद है? मैं तो उम्मीद करता हूँ सर कि आपके समता सैनिक के दल से और आवाज इंडिया के दल से कुछ बिल्कुल। इस तरह का जैसे एक यहाँ पे एक उदाहरण है कि उनको लगता है कि कोई सामाजिक संगठन आए, अपना कोई मीडिया आए। राहुल जी आप क्या कहेंगे? अभी मोहन साहब ने जो कहा कि इस तरह का किसी को नहीं पता कि ऐसे केस में पुलिस स्टेशन में क्या करना चाहिए, उसकी केस कैसी होनी चाहिए, एट्रोसिटी में कौन से एक्ट लगे नहीं लगे, ये सब ट्रेनिंग का काम है। आज 70 साल हो गए हैं, देश को स्वतंत्र होके 75 साल हो गए, हमको शिक्षित होके, हमको रिजर्वेशन से बहुत सारी जगह पे जाके भी 70 साल करीबन हो रहे हैं और इतने सालों में आज भी हम वही है। आखिरी टिप्पणी आपसे लूंगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। सवाल ऐसा है कि बाबा साहब ने एक वक्त ऐसी कहा था कि इस समाज के 10 इंजीनियर, 20 डॉक्टर और 30 वकील मेरे पास लाके दो, देखो मैं इस समाज को कैसे बदलूंगा। आज हजारों है, आज हजारों है और हजारों होने के बावजूद भी समाज रत्ती भर भी नहीं बदल रहा। क्यों नहीं बदल रहा? कि वो अम्बेडकरवादी है ही नहीं। सिर्फ वो आरक्षण के लिए अम्बेडकरवादी है, शादी ब्याह करने के लिए बाबा साहब है, 14 अप्रैल 6 दिसंबर के लिए, बाकी बाबा साहब नहीं है। हर जिले के अंदर में, जैसे साहब ने कहा, वकील साहब, हर जिले के अंदर मेरे हिसाब से कम 100 वकील तो है हमारे समाज के, है 100 वकील तो है। उस 100 वकील का कोई संगठन नहीं है। आज ये कानूनी बात कर रहे हैं, कानून का नॉलेज इनको है। अब कानून का नॉलेज बाकी लोगों को देना इनका काम है, वकीलों का। अब ये अकेले हैं, लड़ रहे हैं, हम कई सालों से देख रहे हैं, ईमानदारी से लड़ते हैं। और कई वकील हैं जो ढुककर भी नहीं देते। अब ये सारा स्वार्थी समाज बन गया है। जैसे इन्होंने प्रशिक्षण शिविर होना चाहिए। मैं आपको तो क्या बताऊं कि जो राजनीति में काम करते हैं उनको बाबा साहब ने की हुई डेमोक्रेसी की व्याख्या तक नहीं मालूम। बोलो, हम राजनीति कर रहे हैं, हम बड़े बड़े पद पे राजनीति के, हम ये व्यवस्था बदलना चाहते हैं और बाबा साहब ने की हुई डेमोक्रेसी की व्याख्या तक हमको मालूम नहीं। यानी हमारा जो नेता है, हमारा आदर्श है, वो ज्ञान का सिंबल है और हम अज्ञान के सिंबल बन गए। बात कैसी है कि जैसे इन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण, अभी आपने बोला संगठन होना चाहिए। मैं दलित पैंथर का आदमी हूँ, 77 का पैंथर। जब हमारी पैंथर थी तो लोगों को दहशत थी, लोगों को लगता था कि इस पे अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो ये पैंथर वाले बहुत मारेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे। हमारे पास वकील बहुत कम थे, मगर जो भी वकील थे वो पूरी ईमानदारी से लड़ते थे। हमारे पे केसेस लगती थी, हम जमानत के हमारे पास पैसे नहीं होते थे, कोई घर का बकरी बेचता था, कोई मुर्गी बेचता था, और ये हम संगठन चलाते थे। आज साधन संपत्ति से भरा हुआ समाज है, मगर कोई अपना साधन, कोई अपनी संपत्ति समाज के लिए उपयोग में लाना नहीं चाहता। मैं अब आखिरी में बताऊंगा, ये जो कहानी अन्याय की, अत्याचार की, और ये उनके लिए अन्याय अत्याचार करना है SC ST के ऊपर में उनका धार्मिक काम है, क्योंकि मनुस्मृति ने कहा है ना, ये ताड़न के अधिकारी है, इनको मजबूर रखो, इनको अन्याय करो, अत्याचार करो, ये तुम्हारे पाँव के तले रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। ठीक है। अब ये चीज जब बाबा साहब के पास आई, बाबा साहब के जमाने में बहुत अन्याय होते थे, अत्याचार, तो बाबा साहब ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में लिखा। अब हमारा संविधान कौन सा मालूम है? हमारा संविधान है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। हमारा ये संविधान नहीं है।
बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से जो संविधान सभा को सबमिट किया मार्च 47 को, वो तो चर्चा में भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। उसमें बाबा साहब ने सोल्यूशन दिया। वो सोल्यूशन ये है, बाबा साहब कहते हैं कि हमारे समाज के ऊपर 2 कारण से अन्याय अत्याचार होता है। एक तो सबसे पहला कारण है कि वो अल्पसंख्यक होता है, संख्या में कम होता है। अगर संख्या बराबरी की रही तो अत्याचार नहीं होते भाई, हमने भी देखा है। जरा बराबरी में आ जाओ और करके बताओ, कोई नहीं करता। एक तो अल्पसंख्यक रहते हैं, दूसरे रोजी रोटी के लिए उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। इसलिए बाबा साहब ने सेपरेट सेटलमेंट की योजना दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सेपरेट देश, अलग देश नहीं चाहिए, यानी बहुत लोग ऐसी कंफ्यूजन में जाते हैं, सेपरेट सेटलमेंट, बाबा साहब ने अलग देश मांगा। बाबा साहब ने अलग देश नहीं मांगा। बाबा साहब ने क्या कहा कि बाबा साहब ने ये कहा कि जो 4 घर है, 5 घर है, 10 घर है, 2 घर है, इन सारे घरों को इकट्ठा करके हर तालुका के अंदर में एससी की, एसटी की एक अलग बस्ती बैठना चाहिए, सेपरेट, जहां उनके ऊपर में कोई बहिष्कार नहीं डालेगा, पानी भी उसका रहेगा, चक्की भी, आटे की चक्की भी उनकी रहेगी, किराना सब्जी मार्केट उनका रहेगा, वहां का जो पुलिस स्टेशन रहेगा, उस पुलिस स्टेशन का जो पीआई रहेगा वो भी एससी एसटी रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हर फैमिली को 5 एकड़ जमीन दो, रोजी रोटी के लिए डिपेंड नहीं चाहिए ना उनके ऊपर, हर फैमिली को 5 एकड़ जमीन दो। उसमें बाबा साहब ने उस वक्त कहा कि ये कानूनी प्रावधान होना चाहिए, सेपरेट सेटलमेंट एक्ट होना चाहिए, और कानूनी प्रावधान के होते हुए गवर्नमेंट को उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 5 करोड़ रुपए वो सेटलमेंट कमीशन को देना चाहिए, कमीशन होना चाहिए। और वो कमीशन को ये अधिकार होना चाहिए कि जितनी गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, वो सब उनको देना चाहिए, वो सेटलमेंट कमीशन को। वो सेटलमेंट कमीशन फिर बांटेगा, और कम पड़ी लैंड तो सेपरेट सेटलमेंट कमीशन को लैंड परचेस करने का अधिकार देना चाहिए ऑन गवर्नमेंट बेसिस। और इस तरह से इनका ये 2 प्रॉब्लम, जब तक अभी इनके, आपके गांव में कितने घर है? आपके 20-25 घर है, बाकी गांव कितने घरों का? बाकी गांव में भी वैसी 2-4 नहीं, आपके गांव में बाकी समाज के कितने घर है? बहुत 15%, 10% एससी होंगे, हाँ, और 90% होगा। तो ये जो कहानी, इस कहानी तब तक नहीं खत्म जब तक वो सेपरेट सेटलमेंट कमीशन इंप्लीमेंट नहीं। जब 5000 की बस्ती रहेगी, कौन इतना सुरमा है कि वो 5000 की बस्ती के ऊपर में हमला करे? कौन करेगा? सवाल इस बात का है कि जो जड़ है, वो जड़ का सॉल्यूशन जो बाबा साहब ने दिया है, वो सॉल्यूशन तक जाती नहीं है। हर जड़ का सॉल्यूशन दिया ना बाबा साहब ने। जैसे जुडिशरी के अंदर में बाबा साहब ने बोला कि जुडिशरी में आरक्षण चाहिए, 70 साल हो गए, हमने कभी जुडिशरी में आरक्षण के लिए आंदोलन नहीं किया, हमने कभी सेपरेट सेटलमेंट के लिए आंदोलन नहीं किया। जो हमने वो वाला 54 लोग खड़े बैठे हैं, 130 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे एससी एसटी के, और 1100 आमदार बैठे पूरे विधानसभा में भारत के, तो वो अगर सेपरेट इलेक्टोरेट से आते तो ये नजारा नहीं दिखता। तो उसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बाबा साहब के जाने के बाद इस चीज को लेके आंदोलन नहीं करती। जो बेसिक रेमेडीज है, मैं रेमेडी तक जाऊंगा। बिल्कुल, तो बात आंदोलन की है। नहीं, मैं आंदोलन की बात नहीं कर रहा, रेमेडी की बात कर रहा हूं। तो रेमेडी कैसी लाएगी? ये रेमेडी तुम विधानसभा में, लोकसभा में ला सकते, 130 लोग हो ना, तुम रेमेडी लाओ ना, वो एक्ट लाओ, वो प्रेशराइज करो संसद को, करो ना प्रेशराइज, तुम वो एक्ट लाओ ना, सेपरेट सेटलमेंट एक्ट लाओ ना। सेपरेट सेटलमेंट एक्ट अगर आता है इस देश में तो ये सारे एट्रोसिटीज खत्म हो। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा, आपकी बात जायज है, रेमेडी आनी चाहिए, लेकिन इसके लिए सत्ता की चाबी हाथ में लेनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टियों को जो आज चित्र समाज में है, अपना चित्र सुधारना होगा। लेकिन ये एसटी एक्ट जब रेमेडी आएगी या हाउस में इस पर चर्चा होगी, ये टेक्निकल बात है। एक आखिरी टिप्पणी एडवोकेट साहब आपसे लूंगा कि जिस तरह से राहुल जी बात कर रहे हैं या जिस तरह से सत्य घटना हमारे सामने है, इसका क्या विकल्प है, एट्रोसिटी कैसे रोकी जा सकती है? आखिरी सवाल आपसे, इसके बाद ये चर्चा यहाँ हम संपन्न करेंगे। देखिए, मैं 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करूंगा। जो अभी राहुल सर ने बात करी सेपरेट सेटलमेंट, अब मैं आपको बता दूं,
अब आपको ये विश्वास होगा या आपने वो प्रावधान पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप एट्रोसिटी एक्ट पढ़िए। एट्रोसिटी एक्ट में सेपरेट सेटलमेंट का भी प्रावधान दिया हुआ है। अगर किसी गांव में दलितों की संख्या, शेड्यूल ट्राइब की संख्या अगर कम है तो और उनके ऊपर अगर अन्य अत्याचार हो रहा है जैसे उनके गांव में हो रहा है, तो आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हो गृह मंत्रालय को, आप एप्लीकेशन कर सकते हो समाज कल्याण विभाग को, उनको बता सकते हो कि इस तरीके से हमारे ऊपर इस तरीके से अन्याय अत्याचार होता है, हमारे गांव में ऐसी घटना घटित हुई है, इसलिए हमें जो है हमारा विस्थापन किया जाए, हमारी बस्ती दूसरी जगह बसाई जाए। इस तरीके का काम और इस तरीके का विस्थापन और हम जिसे बोलते हैं कि रिसेटलमेंट का प्रावधान भी एट्रोसिटी एक्ट में दिया हुआ है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि एट्रोसिटी एक्ट में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे खिलाफ है, सारी चीजें हमारे पक्ष में है। सवाल ऐसा है कि वो चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा कौन। अब जब इन्हें पता है कि इनके ऊपर एट्रोसिटी हुई है, इनके गांव वालों को पता है कि हमारे साथ तो इस तरीके की घटनाएं होती रहती है, तो इन गांव में कोई एक ऐसा आदमी है जो इनको बताए कि ठीक है आप इस गांव में नहीं रहना चाहते, ठीक है आप हमको संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एट्रोसिटी एक्ट में इस तरीके के प्रोविजन है कि अगर कोई गांव अन्यायग्रस्त है, वहां पे अगर उन लोगों की संख्या कम है SC ST की, तो लोग जाएंगे, एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन अंडर कंसिडरेशन होगी। अगर एप्लीकेशन पे अगर कोई निर्णय नहीं आता है तो ये कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में अपना मामला लड़ेंगे, कोर्ट में वो सारी चीजें बताएंगे और अपनी सुरक्षा और अपना जो विस्थापन है या अपना जो सेटलमेंट है वो करवा के लेंगे। लेकिन इसके लिए और फिर मैं उसी पे आऊंगा कि उसके लिए जो सामाजिक और राजकीय वो विल चाहिए, वो विल ही नहीं है। हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेटलमेंट सबका हो सकता है। अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि अगर किसी शेड्यूल ट्राइब पे अगर अन्याय हो रहा है या किसी गांव में किसी सेट के ऊपर शेड्यूल ट्राइब के अगर अन्याय हो रहा है, तो उसको उसके साथ उसके सुरक्षा के लिए, उसके प्राइवेट डिफेंस के लिए हथियार रखने की भी अनुमति है। वो अनुमति कहाँ से मिलेगी इनको पता ही नहीं है। इनको बताएगा कौन? सवाल है जागरूकता का, सवाल है हमारे अधिकार हमें पता ही नहीं है क्या। हमारे अधिकार सिर्फ सर्विसेज और एजुकेशन, इन दोनों में ही संकुचित हो चुके हैं। उसके बाहर अभी मैं आपको बता दूं, भंडारा गोंदिया को हम कितना भी पिछड़ा बोले, लेकिन अगर ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए बौद्धों के और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो मुझे नहीं पता, लेकिन शेड्यूल कास्ट के हिसाब से तो सबसे ज्यादा ग्रोथ या सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला जो एक तबका है वो आपको वहीं से मिलेगा। आप इन लोगों को पूछिए कि उन तबके का इन लोगों के जीवन में सामाजिक, राजकीय और आर्थिक बदलाव लाने के लिए क्या योगदान है। ये तो पहचानते भी नहीं उन लोगों के। इनके गांव से 2 फॉरेन में कोई इंजीनियर होगा, वो भी इनसे आइडेंटिफाई नहीं करता। यानी अगर फॉरेन में अगर 10 बुद्धिस्ट लोग हैं तो मैं आपको बता दूं कि 6 आपको तो भंडारा गोंदिया से मिलेगा। अब सवाल ऐसा है कि लोकल लीडरशिप पूरी तरीके से वहां जो है उखड़ चुकी है। वो अलग अलग नेशनल और जो क्षेत्रीय पार्टी है उनमें जा चुके हैं, जिनका इस समाज से उतना सरोकार नहीं है। तो सवाल यह है कि हमारे पास कुछ है नहीं, हमें सब दिया हुआ है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि एट्रोसिटी एक्ट का अगर 20% भी, अगर 20% भी हम लोग अगर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो ना सिर्फ ये घटनाएं कम होगी, लेकिन लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी। बिल्कुल 20% भी अगर इस पे अमिटमेंट होता है। दर्शकों आपको बता दें कि ये चर्चा चल रही है, आज रोहित वेमुला का शहादत दिन है। थोड़ा ऐड करो। जी बोलिए, बस आखिरी बोलिए। मेरा कहना है इन्होंने बहुत अच्छा किया कि एट्रोसिटी एक्ट में प्रोविजन है, मगर वो तब है कि जब तुम्हारे पे अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा या तुम असुरक्षितता महसूस कर रहे हो, ठीक है। अब उस वक्त उन्होंने अप्लाई करना, फिर कोर्ट जाना, ये बहुत बड़ी प्रोसीजर है, ठीक है। अब वहां तक लोग टिकेंगे नहीं टिकेंगे मैं नहीं बता सकता, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने आप खुद ऐसी संसद में कानून किया कि भाई कोई भी बस्ती के अंदर में पूरे देश 7 लाख देहात है हमारे यहाँ विलेजेस, उसमें से कोई भी 2 घर 4 घर 5 घर नहीं रहेगा। हर तालुका के अंदर में SC ST का एक सेपरेट सेटलमेंट रहेगा और वो सेपरेट बस्ती रहेगी। तो अन्याय अत्याचार होगा ही नहीं ना। जब अन्याय अत्याचार होगा फिर हम एप्लीकेशन देंगे, फिर वो अथॉरिटी कास्टिस बैठी है, जुडिशरी कास्टिस बैठी है, हमको क्या देगा। तो हमारा कहना क्या है कि 130 जो बैठे हैं, जैसे हम मायावती की बात करें उसके 10 खासदार बैठे, अगर वो नॉन गवर्नमेंट बिल भी लाते हैं, चर्चा तो हो गई,
संसद में चर्चा तो होनी चाहिए कि भाई इसका रेमेडी क्या है। आज एनसीआरबी जो है उसकी रिकॉर्ड देखो ना, हर 6 घंटे के अंदर एक SC/ST के ऊपर में बलात्कार हो रहा, हर 2 दिन के बाद एक का मर्डर हो रहा, हर 6 घंटे के बाद मरने तक मारे जा रहा। घंटों की बात है, ये छोटी बात नहीं। और वो सिर्फ 90% आते ही नहीं, जो 10% आ रहे उसके ऊपर का ये कैलकुलेशन। तो हमारा कहना क्या है कि इसके ऊपर में हमने जागरण करके, जैसे ये बोल रहे जागरण करके हमने संसद को घेरना भी चाहिए। बिल्कुल। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो इन्होंने रखा कि उसी बात को ध्यान में रखते हुए वो जो रीसेटलमेंट का जो प्रोविजन है ना, वो एट्रोसिटी एक्ट में डाला हुआ है। अभी सवाल ऐसा है कि अगर हम बोलते हैं कि केंद्र ने अगर एक नया कानून भी बनाया और अगर उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो वापस विल कम टू जीरो। नहीं, तो सवाल ऐसा है करना ही कि पड़ेगा। एट्रोसिटी एक्ट खुद इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, जबकि इतना इफेक्टिव एक्ट है। मुझे लगता है इस बारे में देखो, सेपरेट सेटलमेंट एक्ट जब बनता है, कोई भी एक्ट, जैसे लैंड सीलिंग एक्ट हुआ, उसका इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा ना तुमको। लैंड सीलिंग एक्ट नहीं, वो एक जनरल नहीं, नेचर जनरल का है, नहीं, मैं- स्पेशल कैटेगरी सुनो में तो अगर भाई, आप जब मैं- जाते हो। नहीं सुनो, मैं बताता, जब सेटलमेंट एक्ट बनेगा तो हर कोई जो असुरक्षित महसूस करता है, हर कोई एक्सप्रेस तो नहीं करता असुरक्षित होकर, वो महसूस करता है मगर एक्सप्रेस नहीं करता, वो सब वहां जाएंगे ना। और गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कलेक्टर दैट विल बी गेट इम्प्लीमेंटेड। ऐसा तो ही नहीं कि भाई आपको लगता क्या, फिर आप वो बोलेंगे application करो, कि करो। ये कॉन्स्टिट्यूशन और- के बेसिक प्रिंसिपल्स और फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी के नहीं, खिलाफ तो है। फ्री- वो बोलेंगे नहीं, कि आप यू आर गोइंग देखो अगेंस्ट द यूनिटी देखो ऑफ भैया, बाबा सॉवरेनिटी साहब ऑफ ने इंडिया। कुछ सोच के रखा होगा ना, बाबा साहब ने सोच के रखा होगा। फिर फ्रेटर्निटी है तो हम पे अत्याचार क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं, मुझे ऐसा fraternity लगता है है। कि एज ए मेरे- इंडिया हम मेरे क्या भाई क्या बोल रहा? सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी है अगर तो भारत अत्याचार का क्यों हो रहा है? नागरिक इस नाते मैं सोचता हूँ तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे समाज को सुरक्षित करने के लिए मेरे पास कानून है, उस कानून का मैं ढंग से वो इम्प्लीमेंटेशन कमजोर कानून है, मैं आपको अभी भी बताता हूँ, वो कमजोर कानून है। वो कानून से इस समाज की रक्षा हो नहीं सकती। बिल्कुल मैं आपको रोकूंगा, हमारा वक्त खत्म हो चुका है। यहाँ चर्चा चल रही है, आज रोहित वेमुला का शहादत दिन है। पूरे देश में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, एट्रोसिटी एक्ट होते रहते हैं। दलितों पर, वंचितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर अनगिनत अन्याय अत्याचार का सिलसिला इतने सालों से जारी है और ये सिलसिला कितने साल और रहेगा इसकी हम बता नहीं सकते। इसी पर चर्चा चल रही है कि जो कानून है उसको कमजोर करने की जो कवायद है केंद्र सरकार ने कभी कभार की थी, लेकिन समाज ने एक यूनिटी दिखाई थी। पूरे देश में सारे रास्ते, सारी गलियां बंद पड़ गई थी और फिर केंद्र सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था। राज्य सरकार भी इसी तरह की गलती कर रही है और इस तरह के परिपत्रक निकाल रही है कि वो जो कानून है उसका इन्वेस्टिगेशन जिसके पास होना चाहिए वहां से हटाकर किसी कमजोर ऑफिसर की तरफ दिया जाए, ताकि वो कमजोर ऑफिसर सबके बस में हो, हर कोई वहां पहुंच सके और केस को कमजोर कर सके। इस सब पूरी चर्चा में हमें एक बात सामने आती है कि चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे सोशली हो, चाहे कल्चरली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे कानूनी लड़ाई हो, इसमें सबको बराबर लड़ना चाहिए। जितनी सामाजिक दबाव रहेगा उतनी ही कानूनी लड़ाई होनी चाहिए और इन सबको जिंदा रखने के लिए एक आर्थिक जो है बैकअप रहता है, उसके लिए भी समाज ने खड़ा होना चाहिए। बहुत सारी चर्चा हुई कि अपनी एक सेपरेट वसाहत होनी चाहिए, कानून होने चाहिए, कानून के जानकार होने चाहिए, उसको बैकअप मिलना चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। ये सब सफर हमें तय करना है। हम यही रुकते हैं, सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि अवेयरनेस होना चाहिए, सॉलिडेरिटी होनी चाहिए, पूरे समाज को एक होना चाहिए। और हमारे जो भाई आज सुख वस्तु हो गए हैं, जिनके पास गाड़ी है, कार है, बंगला है, पैसा है, ये पैसा टिकने वाला नहीं है। समाज टिकेगा तो जिनके पास आज पैसा है उनकी पीढ़ियां भी टिकेगी, नहीं तो उनकी पीढ़ियों का भी क्या हाल होगा ये हम आज बता नहीं सकते। ये चर्चा यही समाप्त करते हैं। राजेश जी, आकाश जी, राहुल जी, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।